गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे भारत में औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति एवं बंगाल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के विकास तथा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित शांति निकेतन और विश्व भारती की। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं भारत में औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति का। बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया और संपूर्ण भारत पर उनका प्रशासनिक अधिकार होता गया, उन्हें अपने अधिकार को सुरक्षित और मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत महसूस होने लगी जो उनकी सहायता कर सके। अतः अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें शिक्षा के विकास पर अपना ध्यान देना पड़ा। आगे चलकर भारत में किस भाषा में शिक्षा का प्रसार किया जाए, इस संबंध में उनमें दो तरह के विचार सामने आने लगे। एक विचार था कि अगर हम लोग भारत के लोगों को भारतीय भाषा जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी में शिक्षा प्रदान करेंगे तो शायद वे हमारे ज़्यादा वफादार रहेंगे। और एक विचार था कि नहीं, भारत का ज्ञान शिक्षा व्यवस्था काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए अगर हमें भारत के लोगों का विकास करना है तो हमें अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ेगा। इस तरह इस समस्या के समाधान के लिए लॉर्ड मेकाले को किस भाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए इसका कार्यभार सौंपने का, इसको जांचने परखने का जिम्मा दिया गया। लॉर्ड मेकाले ने 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसको मेकाले का शिक्षा रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में लॉर्ड मेकाले ने भारत में पाश्चात्य अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान कर दी। लॉर्ड मेकाले ने केवल अंग्रेजी ज्ञान को ही शिक्षा का आधार नहीं माना, बल्कि उन्होंने भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति इत्यादि का बखूबी मजाक उड़ाया और उसे यूरोप के एक पुस्तकालय में रखे एक अलमारी में के बराबर उसको घोषित कर दिया। इसके अलावा लॉर्ड मेकाले ने यह भी कहा कि पाश्चात्य शिक्षा एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहती है जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, परंतु अपने विचारों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस प्रकार 1835 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति को लागू कर पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर ब्रिटिश सरकार ने अपना ध्यान देना शुरू कर दिया और भारतीय भाषा और भारतीय शिक्षा पद्धति को उन्होंने इसी प्रकार छोड़ दिया, उसकी कोई सहायता नहीं की, ताकि धीरे धीरे वो खुद ही समाप्त हो जाए। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, बंगाल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के विकास पर। हमने देखा कि अंग्रेज़ी भारत में शिक्षा को ना चाहते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार शुरू कर दिया। यद्यपि अंग्रेज़ों का भारत में शिक्षा की शुरुआत और विकास का मुख्य उद्देश्य अपने प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा वर्ग तैयार करना था, परंतु उनके इस कार्य से जाने अनजाने ही सही भारतीयों को भी थोड़ा बहुत लाभ तो हुआ ही, और उन्हें इसी माध्यम से संपूर्ण विश्व की जानकारी, संपूर्ण विश्व में घटने वाली घटनाओं की जानकारी, संपूर्ण विश्व में होने वाले नए नए प्रयोग की जानकारी, उनके अंदर अंधविश्वास की कमी होने की जानकारी, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको मिलने शुरू हो गई, जिसका प्रभाव हम लोग आगे चलकर देखेंगे, खासकर अपने आज़ादी के आंदोलन में। इस प्रकार भारत में भी ब्रिटिश सहायता से ही बहुत सारे विद्यालय और विश्वविद्यालय खुलने लगे। 1835 ईस्वी में कलकत्ता में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक द्वारा की गई। इसके बाद 1857 ईस्वी में
भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय भी खोले गए, जो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके बाद बंगाल में 1917 ईस्वी में आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। फिर आगे चलकर बंगाल में ही 1921 ईस्वी में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना होती है और इसके कुछ वर्ष बाद 1925 ईस्वी में भारत का प्रथम अंध विद्यालय खोला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में और पूरे भारत में विद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीकी विद्यालय, ये सब की एक प्रकार की लहर सी चल पड़ी, जिससे जाने अनजाने ही सही हम भारतीयों को भी बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जिसका प्रयोग भविष्य में भारत के निर्माण के लिए, भविष्य में ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटाने के लिए, भविष्य में भारत के प्रशासन को चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। तो बच्चों, चलो आज हम लोग भारत के उस महान विद्यालय, जो आज एक महान विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में और उसको बनाने वाले उस महापुरुष के बारे में कुछ प्रमुख बातें जानने का प्रयास करते हैं। तो चलो आज हम लोग बातें करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन और विश्व भारती की। तो हम सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोड़ा साकू नामक स्थान पर 7 मई 1861 ईस्वी को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर तथा शारदा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका जो सपना था एक विद्यालय को बनाने का, वही सपना आज विश्व भारती के रूप में हमारे सामने है। यह विद्यालय पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर के निकट या बोलपुर में लगभग कलकत्ते से 180 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। इस विश्वविद्यालय से भारत के कई महान विभूतियों ने अपनी शिक्षा पूरी की है, जिनमें प्रमुख फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय, भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जयपुर राजघराने की राजमाता गायत्री देवी, जिनका जन्म लंदन में हुआ था। इसके अलावा प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर के अलावा और भी बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, जिन्हें पूरा संसार जानता है। तो इस विश्वविद्यालय की नींव कैसे रखी गई थी, ये हम लोग देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर बोलपुर में एक आश्रम का निर्माण किया था और उस आश्रम को वहाँ पे उन्होंने अपनी तपस स्थली बना ली थी, जहाँ पे वो अपनी तपस्या, पूजा अर्चना वगैरह किया करते थे। यही आश्रम आज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में 5 छात्रों को लेकर, जिनमें एक उनका पुत्र भी था, एक स्कूल खोला था, जिसे उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम नाम दिया गया था। यही बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना गया। यही बाद में फिर 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और ये विश्व भारती के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय की नींव पड़ गई। अब रहा बात कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को कलकत्ता से इतनी दूर एक ऐसे जगह पे जहाँ पे प्राकृतिक वातावरण था, वहाँ पे बनाने का सपना आखिर देखा क्यों? इसके बारे में बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर को शिक्षा प्राप्त कर रहे थे बचपन में, तब वो शिक्षा को
एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा जो है हमारी जो प्राचीन पद्धति है, आश्रम पद्धति, जहाँ पे वातावरण के बीच में पेड़ पौधे, नदियों, झरनों, फूल पत्तियों के बीच में छात्र और शिक्षक में एक संवाद होता है, एक बातचीत होता है, वो उनके मन को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा वो आधुनिक स्कूल को एक कारागार की भांति मानते थे, जहाँ पे उनको लगता था कि बच्चे कारागार में बंद कैदी है और शिक्षक उस कारागार का कोतवाल है, जो उनको तरह तरह से प्रताड़ना देता है और उन पे अपने कार्य का बोझ लाद देता है। तो उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं एक ऐसे जगह पर एक ऐसा विद्यालय बनाऊंगा जहाँ पर ये कारागार की जो रूपरेखा है वो नहीं रहेगी। वहाँ पे ना तो बच्चे कैदी की तरह रहेंगे और ना ही शिक्षक एक जेलर या कोतवाल की तरह रहेगा। वहाँ पे सभी मिलकर आपस में एक दूसरे को शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार जोड़ेंगे ताकि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कलकत्ता से इतनी दूर एक ऐसे शांत वातावरण में अपने विश्वविद्यालय की नींव, जो एक विद्यालय के रूप में रखी थी, जो आज एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में बदल चुका है। इस विश्वविद्यालय की कई सारी खूबियाँ हैं, कई सारी विशेषताएं हैं। पहली ये कि इस विश्वविद्यालय में केवल भारतीय ज्ञान नहीं बल्कि पश्चिमी ज्ञान को भी समेटकर बच्चों को प्रदान किया जाता है, जिससे उन बच्चों को अपने ज्ञान, विज्ञान, संस्कार के बारे में तो जानकारी हो, साथ में विश्व के ज्ञान, संस्कार के बारे में भी जानकारी होती रहे। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, जापानी, इसकी भी शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा बच्चे को कई प्रकार के हुनर, कई प्रकार के कुटीर उद्योग की जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चे हमेशा अपने पाँव पे खड़े रहे, ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पड़े। इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय में जो छात्र एक बार एडमिशन ले लेता है, वो बाकी किसी भी डिपार्टमेंट या बाकी और भी किसी ज्ञान के लिए उसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आज भी पेड़ों के नीचे, आज भी खुले वातावरण में, आज भी एक दूसरे के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाकर शिक्षा प्रदान किया जाता है जिसमें उनके अंदर एक छात्र एक शिक्षक का जो आत्मीय रिश्ता है वो कायम होता है। तो यह था इस महान विश्वविद्यालय के निर्माण की कहानी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को ये सभी विषय अच्छे से समझ में आई होंगी और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।